यहाँ बढ़ा दिया था। आज हम मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मंगोल साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे चंगेज खां आया, किस जनजाति का था, किस कबीले का था, इसके बारे में जानेंगे। तो मंगोल साइड जो गोही मरुस्थल है उसी में तातार जनजातियां रहती थी जो कई कबीलों में बटी थी जिनका अस्थायी निवास नहीं था घुमक्कड़ थे। तो धीरे धीरे उनका एक कबीला बनता गया। कई कबीले बने, उन्हीं कबीलों में एक कबीला चंगेज खां के पिता का भी था। चंगेज खां के पिता की हत्या कर एक कबीले द्वारा चंगेज खां के पिता की हत्या कर दी और 9 साल की उम्र में चंगेज खां उस कबीलाई का मुखिया बना। 1162 में चंगेज खां का जन्म होता है और 1170 में उसके पिता की हत्या की जाती है और 9 साल की उम्र में वो कबीलाई का मुखिया बन जाता है। वो अपने कबीलाई का बहुत प्रिय हो जाता है, जिसे बुजुर्ग बाबा कहते थे। 9 साल उसके मुखिया बनते ही उसके कबीले पे आक्रमण किया जाता है और उसकी बीवी को और उसकी माँ को भी बंदी बना लिया जाता है। 2 साल बाद 1172 में फिर से कबीलाई द्वारा आक्रमण किया जाता है और उससे भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन उसके पिता के समय जो सैनिक थे, जो उसके दोस्त हैं, कैसे भी करके चंगेज खां को छुड़ाते हैं। चंगेज खां का नाम पहले तैमूजिन हुआ करता था, तो तैमूजिन को छुड़ाते हैं। चंगेज खां को छुड़ाने के बाद चंगेज खां अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, धीरे धीरे लोगों को एकजुट करता है और एक एक करके कबीलों को परास्त करता है। जिस कबीले ने उसकी बीवी और उसकी माँ को बंदी बनाया था, उस कबीलों को नस्लो नाबूद कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है, सभी को काट डालता है। क्योंकि उसकी पत्नी के साथ, तो उसकी माँ के साथ बहुत दुराचारी उस कबीले वालों ने किया था। उस समय वो तलवार उठाता है और किसी को नहीं छोड़ता है। उसके बाद जो उसके पिता की हत्या की थी, जो कबीलाई ने पिता की उसकी हत्या की थी, उस कबीलाई को भी उस कबीलाई पे भी आक्रमण करता और किसी को नहीं छूटा है। धीरे धीरे उस मंगोल एरिया में जितनी भी कबीलाई होते हैं उन पे आक्रमण करता जाता है। यह देख के जो मंगोल सरदार होते हैं वो एक मीटिंग रखते हैं। एक उस मीटिंग में चंगेज खां को बुलाया जाता है। वहीं पे चंगेज खां की सिर्फ उपाधि दी जाती है जो पहले तैमूजिन नाम से जाना जाता है। वहीं से वो चंगेज खां से नाम से जाना जाता है। अनेक उपाधियां दी जाती है जिसमें एक उपाधि उसको चंगेज खां की मिलती है। 1203-1206 में जो पिता पे उसकी हत्या की थी, उसका एक कबीलाई को नस्तो-नाबूद कर देता है। किसी को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसके छोटे-छोटे बच्चों को भी मार डालता है। वहाँ के जीव-जंतुओं को काट डालता है। इतना खूंखार बन जाता है, वहाँ से उसकी क्रूरता सामने आती है और वो वही क्रूरता वो पूरे अपने मरते दम तक रहती है। उसके बाद 1209 से 1223 के बीच में 3 जो उस समय 3 प्रांतों में बाँटा था, तीनों प्रांतों पे विजय प्राप्त करता है और तीनों प्रांतों को जीत लेता है और वहाँ पे अपने सैनिकों को रूल करने के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद वो मंगोल चला जाता है। उसी समय अपना एक दूत भेजता है ख्वारिज़्म, जो पश्चिम साइड था, जो मध्य एशिया में था। ख्वारिज़्म का काफ़ी बड़ा साम्राज्य हुआ करता है। तो ख्वारिज़्म के यहाँ चंगेज़ खान का दूत जाता है, लेकिन वहाँ का जो सुल्तान मोहम्मद होता है, उसकी हत्या कर देता है। जिसके कारण चंगेज़ खान काफ़ी क्रोधित होता है और ख्वारिज़ पे अभियान कर देता है। एक-एक करके सारे प्रांतों पे विजयी पाता चला जाता है। जो प्रांत अपनी मर्ज़ी से इसके अधीन आ जाते हैं, उन्हें तो थोड़ा कम हानि पहुँचाता है। जो इसके विरुद्ध होते हैं, कहा जाता है कि एक नासीपुर था जिसमें जो प्रांत इसके विरुद्ध गया और 17 लाख लोगों को काट डाला, किसी को नहीं छोड़ा। एक और प्रांत था जिसका नाम था दिरात। दिरात पे जब चंगेज़ खां के जब सैनिकों ने आक्रमण किया, उसी में मंगोल राजकुमार की एक हत्या कर दी जाती है, दिरात प्रांत के एक सैनिक द्वारा। जिसके कारण चंगेज़ खां इतना क्रोधित होता है कि अपने सैनिकों को ये आदेश देता है, उस प्रांत में एक भी जीव नहीं बचने चाहिए। उस पे ऐसे आक्रमण करो कि उस पे हल चलाने लायक। उसके सैनिक भी यही करते हैं। सैनिक आक्रमण करते हैं और किसी को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं, यहाँ तक कि बच्चों को छोड़ो, कुत्ते-बिल्ली को भी नहीं छोड़ते हैं, सभी को मार डालते हैं।
ऐसे इतिहास के कई पन्नों में इसकी क्रूरता छिपी हुई है। और ख्वारिज़्म का जो शासक होता है, जब ख्वारिज़्म में पहुँचता है सैनिक लेके, तो ख्वारिज़्म का शासक जो सुल्तान मोहम्मद होता है, वो कैस्पियन सागर की तरफ भागता है। कैस्पियन सागर की तरह इसका पीछा सैनिक करते हैं और उसी का एक पुत्र होता है, जो ख्वारिज़्म का शासक होता है जलालुद्दीन। वो अफ़गान सिंध की ओर भागता है। चंगेज़ खान जलालुद्दीन का पीछा। जलालुद्दीन सिंध प्रदेश में आके अपना अ, डेरा डालता है और इल्तुतमिश से जो भारत का संपर्क करता है, इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। उसी समय मंगोल और भारत का संपर्क हुआ। इल्तुतमिश उसमें दिल्ली के शासक था और उसने अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए जलालुद्दीन की मदद करने से मना कर दिया, जिसके कारण चंगेज खान जलालुद्दीन को परास्त किया और उसे मार डाला। चंगेज खान का पहले से ही प्लान था कि सिंध होते हुए और भारत होते हुए असम के मार्ग से मंगोल चले जाएंगे, लेकिन इल्तुतमिश की कूटनीतियों के कारण चंगेज खान सिंध से वापस लौट गया। वापस लौटते हुए भी उसने ख्वारिज़्म का कई ऐसे प्रांत थे जो अभी बचे हुए थे, जिसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो इसकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, उन सभी प्रांतों को जला के राख कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि खून की नदियां बहा दिया था मध्य एशिया। इसने मॉस्को पे भी विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि जो रूस का 14वें लुईस 14वें शासक था, उसे भी धमकी दे रखा था। पूरे मध्य एशिया और यूरोप के कुछ पूर्वी भाग इसके अधिकार में थे, इसके साम्राज्य में। यहाँ तक इसकी मृत्यु जब हुई तो इसको जहाँ दफन किया गया है, इसकी कब्र का आज तक पता नहीं चला। कहा जाता है इसकी मृत्यु के बाद भी 70 साल तक इसके साम्राज्य पे किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। कितना खूंखार था। लेकिन खूंखार होने के पीछे इसके रीजन ये था कि इसके परिवार के साथ बहुत अन्याय किया गया था। इसके पिता की हत्या कर दी, मां और इसके पत्नी की आबरू लूटी, इसे बंदी बनाया गया। 9 साल के बाद ये शासक बनता है अपने कबीले का और जब से वहां से तलवार उठाता है और पूर्वी प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और इसकी तलवार के आगे कोई नहीं रुक पाता है, सबको झुकना पड़ जाता है।